अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं आपका अपना शेफ जाकिर और मौजूद हूं आप सबके साथ अपने शो जाकिर किचन को लेके। ईद का दूसरा दिन बहुत बहुत मुबारक हो जनाब। पहले दिन की गहमा गहमी के बाद अब हम दाखिल हो चुके हैं दूसरे दिन, और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे घरों में कुर्बानियों का सिलसिला जारी और सारी है। और ये एक ऐसा फरीज़ा है जिसको हम अदा करके बहुत खुशी महसूस करते हैं, लेकिन साथ साथ एक चीज़ का ज़रूर ख्याल रखें कि गोश्त पे हक उन घरों का, उन लोगों का, उन फैमिली मेम्बर्स का ज़्यादा होता है कि जो कुर्बानी नहीं कर सकते, जो इतनी उनकी माली हालत ठीक नहीं है, उनके घर गोश्त ज़रूर जाना चाहिए। और ये बात मैं बता चुका हूँ अपने ईद वाले दिन के गोश्त के अंदर कुदरती एक पानी होता है और उस पानी में खून शामिल होता है। उसको अगर बहुत लंबे अरसे के लिए फ्रीज़ कर दिया जाए तो वो ब्लड उस गोश्त के अंदर ही रह के ख़राब होने लगता है, और जब हम उस गोश्त को निकाल के धो के पकाने की कोशिश करते हैं तो वो जो ख़राब ब्लड है वो उस गोश्त के अंदर ही रहता है, और वहाँ से उस गोश्त का कलर चेंज होता है, उसका जायका चेंज होता है और डिज़ीज़ हमारे पास आना शुरू हो जाती है। तो खुदारा अपने हाथ से अपना नुकसान ना करें, बल्कि कुर्बानी इस चीज़ का नाम नहीं है कि आप जानवर ज़िबा करें और आलमोस्ट पूरा जानवर संभाल के अपने फ्रीज़रों में और डीप फ्रीज़रों में रख लें। कुर्बानी का नाम है इसार, कुर्बानी का नाम है देना, कुर्बानी का नाम कभी भी कुर्बानी रखी नहीं जाती, और इंसान का वजूद बनाने वाली फ़कत एक ज़ात है, वो मेरा रब है। तो उसके हुक्म को माने, बाकी सारी चीज़ें उस पर छोड़ दें, वो जाने और उसका काम जाने। चले जनाब, बकरीद का दूसरा दिन है जनाब, और पहले दिन का शो बहुत शुक्रिया, आप लोगों को बड़ा पसंद आया और थोड़ी सी चिटचैट रही हमारे मेहमानों से और बड़े अच्छे बातें भी हुई, कुछ टॉक, कुछ मज़ेदार जोक्स भी हुए। आज हम बात करेंगे खानों की, और रिक्वेस्ट आप लोगों की बहुत ज़्यादा है बारबेक्यू की, तो ज़रा आज कुर्बानी से फ़ारिग हो जाएं आप लोग, बल्कि 2-4 दिन और सही, उसके बाद इंशाअल्लाह ताला फिर हम बारबेक्यू का एहतमाम शुरू करते हैं, क्योंकि ईद की गहमा गहमी है, मेहमानों की आमदोरफ्त है, तो इसमें बारबेक्यू ज़रा मेहनत तलब काम है कि उसको काटना, मैरिनेट करना, फिर आग जलाना, फिर उसको सेकना, और सेकना ही सबसे बड़ी कीमती चीज़ है, क्योंकि एक तो हीट, गर्मी, फिर अंगारे की आग, और फिर तो थोड़ा सा 2-4 दिन गुजर जाएं, फिर हम इंशाअल्लाह ताला एक एक करके तमाम रिक्वेस्टों को पूरा करने की कोशिश करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जनाब, यहाँ पे सबसे पहले हम बकरे का गोश्त है जनाब, 1/4 कप ऑयल लेंगे, और मैं बनाने जा रहा हूँ वेरी स्पेशल एक कॉमन डिश जो हमारे घरों की बड़ी कीमती और सिंपल सी है। और ख़ास तौर पे बकरीद की अगर हम बात करते हैं कि बकरीद के जो 3 दिन होते हैं, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, जिन घरों में कुर्बानी है तो वहाँ जल्दी से खाना चाहिए होता है, क्विक, और गोश्त वाफिर मकदार में होता है, कहीं गाय का, कहीं बकरे का, तो जी चाहता है कि कुछ ऐसे खाने खाए जाएं जो वाकई मज़ेदार हों। तो शुरुआत करते हैं जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब वेरी स्पेशल मटन स्टू की। यहाँ पे बकरे का गोश्त है, 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने शामिल किया, और इसके अंदर मेरे पास 1 किलो के बराबर बकरे का गोश्त है। थोड़ी हड्डी हटा दी है हमने इसमें से, आप चाहें तो हड्डी वाला बना लें और आप चाहें तो उसको बोनलेस बना लें। और यहाँ इस अदरक लहसुन को थोड़ा सा पकाने के बाद ये गोश्त में शामिल करूँगा और इसकी भुनाई करूँगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे गोश्त की अदरक लहसुन को भूनना नहीं है, याद रखिएगा, बस थोड़ा सा पके और उसके अंदर हमने गोश्त शामिल कर देना है। बकरे का गोश्त है जनाब 1 केजी के बराबर और थोड़ी सी कम हड्डी है, 2-3 हड्डियाँ हमने रखी हैं, बाकी जो एक्सेस हड्डियाँ थी वो हमने हटा दी। आप चाहें तो हड्डी वाला बना लें और आप चाहें तो उसको बोनलेस बना लें। और यहाँ पे खूब अच्छी तरीके से इसको पका लेने के बाद इतना कि इसका कलर चेंज हो जाए और जो कच्ची जो लुक नज़र आ रही है गोश्त की वो टोटली ख़त्म होनी चाहिए। तो उसके बाद फिर हम अगले स्टेप की तरफ चलेंगे। अच्छा, स्टू के बारे में मैं थोड़ी सी बातें आपको बता दूं कि स्टू ऐसा नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तानी जागीर है या पाकिस्तानी फूड है और कहीं का नहीं है। स्टू एक वाहिद ऐसा फूड है जो पूरी दुनिया में बनता है और हर मुल्क का एक अपना स्टाइल है स्टू का। आप अगर थोड़ा सा रिसर्च करें, नेट पे रिसर्च करें, जर्मन स्टू लिखें तो आपको हैरानगी होगी कि कितने सारे स्टू खुल के आ जाएंगे। फ्रेंच स्टू अगर लिखेंगे तो फ्रेंच खानों में जो स्टू बनते हैं वो खुल के आ जाएंगे। तो स्टू एक वाहिद ऐसा खाना है कि दुनिया के हर मुल्क में इसी नाम से इसको बनाया जाता है। 1 पाव दही, इसको खूब अच्छी तरीके से आपने फेंट लेना है। और पानी शामिल कर लेंगे इसमें 1 कप के बराबर, 1-1.5 कप पानी शामिल करेंगे इसमें। और ये दही वाला पानी आपने गोश्त में शामिल कर देना है। अब इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे जनाब। चूल्हे की लो को थोड़ा सा तेज करेंगे ताकि कुकिंग का अमल जल्दी से शुरू हो जाए। और अब मैं इसको यहीं पकने के लिए छोड़ देता हूँ। हम चलते हैं अपने अगले सफ़र के लिए और अगला सफ़र वेरी स्पेशल है। आप सब की फरमाइश भी थी और कुछ हमारा भी जी चाह रहा था कि कुर्बानी यानी कि बकरीद का दिन हो और बंदा चाँपे ना खाए, ऐसा हो नहीं सकता। बकरे का घर में कुर्बानी है बकरे की और ख़ास तौर पे जो चाँपों का गोश्त होता है उसको कढ़ाई या सालन या कोरमा उसका नहीं बनता, बल्कि ख़ास तौर पे घर में से कहीं से एक आवाज़ आती है कि भाई ज़रा इसकी चाँपें अलहदा बना लेना, मैंने इसको सेक के खानी है। तो ये एक बड़ा मोहब्बत भरा जुमला है और इस मोहब्बत भरे जुमले को आज हम यहाँ कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे इसको जब वो पकने का अमल शुरू हो जाए तो इसको थोड़ा सा स्लो आंच पे पकाना है ढक के, ताकि गोश्त अच्छी तरीके से गल जाए। यहाँ पे जनाब बकरे की चाँपें हैं मेरे पास। इसके साथ ही वक्त एक ब्रेक का है, तो मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। अच्छा, अब चाँपों के बारे में थोड़ी सी वजाहत। ये मेरे हाथ में जो चाँप आपको नज़र आ रही है, इस कटिंग को सिंगल कटिंग कहा जाता है। अमूमन ज़्यादातर सिंगल चाँप आपको बाज़ार में मिलेगी, ये मेरे हाथ में है, ठीक है। लेकिन कुछ रेस्टोरेंट अगर चाँप को आपके ऑर्डर में दे रहे हैं और प्राइसेस थोड़े से ज़्यादा हैं तो ऑर्डर देने से ये पूछ लें कि सिंगल चाँप है या डबल चाँप है। अगर वो डबल चाँप का क्या है तो आप समझ लें कि प्राइसेस बिल्कुल सही हैं, क्योंकि डबल चाँप क्या होती है कि इन दोनों चाँपों को मिला के ये 2 हड्डियाँ होंगी उसमें, और इस दोनों हड्डियों का गोश्त एक करके और इस चाँप को बड़ा कर लिया जाता है, कम से कम इतनी बड़ा फैला के, क्योंकि यहाँ से ये गोश्त कटता नहीं है तो ये खूब मोटा होता है। फिर जब हम इसको पीट लेते हैं
स्टेक हैमर से या किसी वजनी चीज़ से, तो ये बड़ी हो जाती है। तो ये डबल चॉप कहलाती है, यानी कि इसके अंदर ये 2 हड्डियाँ होंगी। और सिंगल चाँप ये मेरे हाथ में है। अब आपकी ओन चॉइस है। बाज़ लोग चाँप का जो पसंद करते हैं वो ऐसे पसंद करते हैं कि बस एक बाइट हो, एक चाँप में। जो उसूल है चाँप का सही तरीका है कि चाँप आपने उठाई और एक बाइट में चाँप का गोश्त आपके पास होना चाहिए। लेकिन बाज़ लोग ज़रा बड़ी चाँप पसंद करते हैं, तो उसके लिए वो डबल चाँप का गोश्त हासिल करते हैं और उसमें वो 2 या 3 निवाले उनके बनते हैं, बाइट्स बनते हैं। याद रखिएगा, ये 2-3 टेक्निकल पॉइंट हैं। और चाँप की यहाँ की जो हड्डी है गोल होती है, ये यहाँ पे इसके पसली की हड्डी होती है, उसको आप कटवा दें कि उसको हटा दें। मैंने यहाँ पे ये देखें आप, एक चाँप में रखी है दिखाने के लिए आपको। ये है वो पसली की हड्डी, लेकिन ये पूरी नहीं है, यहाँ से थोड़ी सी आधी हमने काट ली थी। लेकिन ये हड्डी की मौजूदगी इतनी बड़ी और मोटी हड्डी होती है, तो ये चाँप सही से आपके सरफेस पे टिक नहीं सकती, तो ये प्रॉपर तरीके से पकेगी नहीं। बनिस्बत इस चाँप के कि वो इसमें से गोल हड्डी कट चुकी है, तो इसको जब हम तवे पे या ग्रिल पे रखेंगे ये बिल्कुल फ्लैट हो जाएगी और फ़ौरन तैयार हो जाएगी। तो जो अक्सर हमें शिकायत होती है कि ज़ाकिर भाई चाँप एक गली नहीं, मज़ा नहीं आया, अंदर थोड़ा सा ब्लड था, उसकी मेन रीज़न ये गोल हड्डी होती है, क्योंकि एक तो ये मोटी बहुत होती है और ऊपर से ये चाँप को इस तरीके से उठा के रखती है, तो गोश्त आपके पैन में टकराएगा नहीं, जिसकी वजह से वो पकने से थोड़ा सा लेट रहेगा। यहाँ पे बकरे की चाँपों को अच्छी तरीके से धो के और फिर हमने इसके ऊपर स्पाइसेस और कॉम्बिनेशन बनाना है। एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं शेफ जाकिर आप? अल्लाह का शुक्र जी, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मैं आपका प्रोग्राम देख रही हूँ, माशाल्लाह से बहुत अच्छी डिशेज बना रहे हैं। सबसे पहले आपको मेरी तरफ से ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। खैर मुबारक, अल्लाह ताला आपको ऐसे ही बुला रहे हैं, ईदों दे। और मैं आपका प्रोग्राम देख रही हूँ, माशाल्लाह से आप बड़ी अच्छी रेसिपी सिखा रहे हैं। मैंने आपसे एक फरमाइश भी करनी है जी, कि जब हम वो बीफ बिरयानी बनाते हैं ना, जब उसके लिए चावल बॉईल करते हैं तो वो ज्यादा, कभी तो ज्यादा गल जाते हैं, कभी ज्यादा कच्चे रह जाते हैं। उसके लिए कोई अच्छी सी टिप्स बता दें। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी आपकी कॉल का। देखिए, उसके लिए मेरे पास तो ऐसी कोई ट्रिक या ऐसी कोई वो नहीं है, क्योंकि बिरयानी के राइस का मैं अक्सर बता चुका हूँ कि जब हम उबालते हैं तो सबसे पहले जितना भी राइस है उसका क्वार्टर हिस्सा, यानी कि उसका एक हिस्सा 25% राइस निकाल के अध कच्चा वो बिरयानी पे फैला दें और फिर 3 कनी 2 कनी डाल दें। लेकिन अगर आपकी समझ में कनी नहीं आ रही तो फिर मतलब मुझे समझाना और सिखाना बड़ा मुश्किल काम होगा। तो उसके लिए आप अपनी वालदा को या घर में दादी नानी हो या ख़ानदान में फैमिली में कोई बुज़ुर्ग हो, उनसे उस कनी के बारे में पूरी मालूमात लें कि कनी होती क्या है और कनी को चेक कैसे करते हैं। क्योंकि जब तक मेरे हाथ में राइस नहीं आएगा तो मैं उसका तरीका आपको नहीं बता सकता। या आप मेरे सामने हो तो फिर मैं आपसे बोलूँ कि ये अब उबल रहा है राइस, इसको उठा के इसको ऐसे करें तो आपको कनी का अंदाज़ा होगा। वहाँ से आप बिरयानी के राइस को पकड़ सकती हैं। लेकिन आपकी अगर समझ में कनी नहीं आएगी तो फिर आप बिरयानी के राइस को अच्छा नहीं उबाल सकते। तो उसका फॉल्ट यही होता है कि कभी पानी बहुत अच्छा गर्म और चूल्हा तेज़ होता है तो राइस ओवर कुक हो जाता है, कभी चूल्हा हल्का होता है तो राइस थोड़ा सा कच्चा रह जाता है, कभी प्रॉपर जो आपने कौरमा बनाया है बिरयानी का, यानी कि जो ग्रेवी बनी है वो थोड़ी सी अच्छी है, बराबर है, तो स्टीम उसकी अच्छी बन जाती है। और कभी ऐसा होता है कि आप उसको देख नहीं पाते, उसकी ग्रेवी थोड़ी सी कम होती है, तो जैसे आप राइस डाल के दम देते हैं तो वो ग्रेवी खुश्क हो जाती है और उससे इसकी स्टीम ख़त्म हो जाती है। तो ये बैलेंस है बहुत सारे, और ये ऐसी कोई ट्रिक नहीं है कि मैं ज़बानी आपको बता दूँ। समझा सकता हूँ, कुकिंग के दौरान हज़ारों दफ़ा समझा चुका हूँ, लेकिन इसके लिए आप घर में किसी दादी नानी या वालदा से कनी को समझ लें कि कनी क्या चीज़ है। बाकी चीज़ें इंशाल्लाह ताला हमारी ज़िम्मेदारी है समझाना। अच्छा जी, चाँपों को धोने के बाद अच्छी तरीके से थोड़ा सा
रख दें ताकि उसका एक्सेस वाटर निकल जाए। और फिर इसके अंदर 2 टेबल स्पून पीला वाला पपीता आपने लगा के रखना है, ठीक है। पीला वाला पपीता लगाने के बाद इसमें थोड़ा सा आप बेशक नमक का इस्तेमाल कर लें, लेकिन जितना आपको रिक्वायर्ड है नमक, बहुत ज़्यादा तेज़ बारबेक्यू में नमक नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि बारबेक्यू के किसी भी खाने में एडिशनल पानी नहीं डलता, याद रखिएगा। जैसे ये है, इसके अंदर हमने दही और पानी डाला तो उसका नमक तो हम रोक सकते हैं अगर हल्का सा ज़्यादा हो जाए, लेकिन बारबेक्यू का नहीं कुछ कर सकते, तो ख्याल रखिएगा। तो पपीते का पेस्ट और नमक लगा के इसको थोड़ी देर के लिए आपने इस तरीके से रखना है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे 1 टेबल स्पून, जब पपीता पेस्ट तकरीबन 15-20 मिनट, आधे घंटे के बाद भी आप कर सकते हैं, 1 घंटे के बाद भी ये मसाला लगा सकते हैं। ये फ़ायदेमंद है, नुकसानदेह अमल नहीं है। लेकिन खुदारा इस बकराईद आपने हरा वाला पपीता जो काटने के बाद अंदर से वाइट निकलता है उसका इस्तेमाल मत कीजिएगा, वो शदीद नुकसानदेह वाली चीज़ है। वो मेडिसिन के पर्पज़ के लिए तो इस्तेमाल होता है, या एक और मीठी सी टॉफ़ी बनती है उसके लिए इस्तेमाल होता है, जिसको हम बड़े शौक़ से टूटी फ्रूटी कहते हैं। खानों में इसका इस्तेमाल नहीं है, ठीक है। पीला वाला पपीते का इस्तेमाल हमने करना है। अच्छा, यहाँ पे 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट हमने शामिल करना है, 1 टेबल स्पून के बराबर पिसी लाल मिर्च शामिल करनी है, 1 चाय की चमची हल्दी, और यहाँ पे 1 चाय की चमची ज़ीरा पाउडर, 1 चाय की चमची धनिया पाउडर और आधी चाय की चमची पिसा हुआ गरम मसाला। ये तमाम मसाले शामिल करके आपने इस चांपों को खूब अच्छी तरीके से मिक्स कर देना है। एक कॉलर है हमारे, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं शेफ? अल्लाह का शुक्र जी, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मैं सबसे पहले तो आपको ईद की मुबारकबाद देना चाहूँगी। आपको मुबारक हो ईद की। बहुत शुक्रिया। और आज मैंने एक आपसे टिप पूछनी है। जी जी। ये जो कलेजी बनाते हैं उसमें जो स्मेल होती है उसको दूर करने का कोई अच्छा सा तरीका बताएं। हल्की सी स्मेल आती है ना, तो वो फिर बच्चे पसंद नहीं करते हैं, तो उसके लिए कुछ बताइए ज़रूर। और एक रान रोस्ट करना बताइएगा। ठीक है। बेस्ट तरीका ये है कि एक टब पानी का भरे, बर्तन, पतीला या टब, और कलेजी को बगैर काटे, याद रखिएगा मेरी बात, खुदारा गलती ना हो जाए आपसे कि आप काट के उसको धोएं। कलेजी धुलती नहीं है। साबुत कलेजी को साफ़ करवा के उस पानी के टब में रख दें तकरीबन 1-1.5 घंटा, ताकि उसका ब्लड सारा उस पानी में निकल जाए और कलेजी का जो टेम्परेचर है वो ठंडा हो जाए, 0 पे चला जाए, और वो जो ऐसी ब्लड उसमें से निकलेगा, कलेजी की स्मेल जो होगी वो उस ब्लड के साथ निकल जाएगी। और यहाँ पे अब जनाब दही हमने शामिल करना है इसमें, वाटर हटा के, यानी कि पानी के बग़ैर दही, याद रखिएगा। उसके लिए वही 1 पाव, 1.5 पाव, आधा किलो दही कूंडे वाला ले लें, मलमल में के कपड़े में बगैर फेंटे उसको बांधें और थोड़ी देर के लिए टांग दें, उसमें से सारा पानी टपकने लगेगा और उसके बाद वो योगर्ट क्रीम बन जाएगी। वो तकरीबन 4-5 टेबल स्पून आपने इसमें शामिल करना है चापों में। अब मसाला लगाने के बाद इसको आपने रख देना है 1 से 1.5 घंटे के लिए, और 1 से 1.5 घंटे का जब टाइम पूरा हो जाए तो उसके बाद इसकी हमने कुकिंग शुरू कर लेनी है। और यहाँ पे जनाब अब हमारे पास मटन को हम देखते हैं कि कहाँ तक रवा दवा है कुकिंग की तरफ। अब इसको फाइनल टच देने के लिए तैयारी कर लें। 3 अदद दरमियानी प्याज, इसको स्लाइस कर लेते हैं।
चलें जनाब, ये 3 अदद प्याज हमारी रेडी। मटन क्योंकि बहुत छोटे से बकरे का था, 8 से 10 किलो का, 11 किलो का, उसका मैं वज़न आपको बता चुका हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा हार्डली 25 से 30 मिनट लगते हैं। और चाँपें या छोटा जो गोश्त होता है, यानी कि बकरे का बोनस अगर छोटी बोटियाँ करवा लें तो उसको गलने में इतनी देर नहीं लगती। हाँ, अगर थोड़ी सी बड़ी बोटियाँ हैं तो फिर शायद थोड़ा सा टाइम और एक्स्ट्रा लग जाए, 15-20 मिनट, 25 मिनट। ये लीजिए जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गोश्त हमारा रवा दवा। अब ये प्याज 3 अदद हमने यहाँ शामिल कर देनी है। मोटी वाली हरी मिर्च, अब आपकी मर्ज़ी है कि बहुत तेज़ अगर स्टू आपको चाहिए तो छोटी वाली जो हरी मिर्च होती है उसका इस्तेमाल कर लें, अदरवाइज़ मोटी वाली मिर्च परफेक्टली है, इसकी 1 की 2 कर लें। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। ग्रिल पैन को, सीधे तवे को, या जो पराठा बनाने का तवा होता है वो, ये तीनों चारों चीज़ें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हल्का सा गर्म करके उसको ऑयली कर लीजिएगा। और फिर यहाँ पे चाँपों को आधे 1 घंटे जो मैरिनेट कर लिए, या 3 घंटे, 3 घंटे रखेंगे तो रिज़ल्ट बहुत उम्दा आएगा। फिर आपने इस तरीके से एक एक चाँप को रखते जाना है यहाँ पे, और पकने के लिए इसको छोड़ देंगे। ग्रिल का तरीका मैं आपको बता चुका हूँ कि बार बार इसको चम्मच नहीं लगाया जाता, इसको छेड़ा नहीं जाता बार बार। ये लीजिए, थोड़ी सी जगह बन जाए तो हम फिर थोड़ी सी और रख लेंगे। और चाँपों का तरीका यही है कि आपने पैन को गरम कर लें एक दफ़ा, और फिर थोड़ा सा उसकी हीट को स्लो करके बड़ी अच्छी तरीके से इसको आपने पकाना है। बहुत तेज़ आंच ना हो इसकी, अगर बहुत तेज़ आंच हुई तो ये ऊपर से जल जाएगी, अंदर से कच्ची रहेगी। बड़े सुकून से इसको पकने दें। बहुत पतली सी छोटी सी चाँपें हैं, थोड़ा सा साइड चेंज करेंगे, ये तैयार हो जाएगी। और एक और चीज़ ख़ास तौर पे, बस फैमिली मेम्बर चाँपों को इतना पकाते हैं कि वो ड्राई हो जाती है। खुदारा चाँपों को इतना ना पकाएं कि वो बिल्कुल ही ड्राई हो जाए। थोड़ी सी चबा के चाँपों को खाया जाए तो फिर ज़रा मज़ा आता है। अब यहाँ पे प्याज जब नरम हो जाए तो इसकी खूब अच्छी तरीके से आपने घुटाई कर लेनी है। खूब अच्छी तरीके से आप चलाएंगे तो प्याज टूटना शुरू हो जाएगी। और जैसे ही जो ऑयल हमने क्वार्टर कप शुरू में इस्तेमाल किया था वो ऑयल नज़र आने लगे, हमारा मज़ेदार स्टू बिल्कुल रेडी है। तंदूर की रोटी या अगर हो सके तो चपाती बना के घर वालों को आप बुला सकते हैं। चलें जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आपका मज़ेदार स्टू आ गया। धनिया अदरक ऊपर से डाल सकते हैं आप। यहाँ पे चाँपों को टर्न करने की बारी है। थोड़ा हाथ को संभाल के
सॉरी। ये इतनी नरम हो चुकी हैं जनाब कि वो दही और पपीते ने इनको बहुत अच्छी तरीके से नरम कर दिया है। थोड़ी सी मिर्ची की हमक होगी, उसको ज़रूर ख्याल रखिएगा। और यहाँ पे 3-4 मिनट वन साइड, इससे ज़्यादा ना पकाएं। चाप का मज़ा आता है खींच के और चबा के खाया जाए, क्योंकि गोश्त को जितना ज़्यादा हम पकाते हैं गोश्त अपना जायका छोड़ देता है, ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पे ज़रूरत से ज़्यादा इसको नहीं करना। बड़े मज़े से चाँपें तैयार हो रही हैं। 3 घंटे का मसाला लगाने के बाद गैप दीजिएगा तो ये इतनी मज़ेदार होंगी। पैन को गरम करें, रखते जाएं, 3-4 मिनट बाद साइड चेंज करें, 2-3-4 मिनट कलर दें और इसको निकाल लें। परफेक्ट चाप तैयार होगी, बग़ैर किसी टेक्निक, बग़ैर किसी मेहनत के। लेकिन बाज़ लोग इसको न जाने किस किस तरीके से बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, वो ना करें। और यहाँ पे जनाब मेरे हिसाब से परफेक्टली तैयार हैं चाँपें। आप इनको हटा सकते हैं। अगर दिल ना माने तो थोड़ा सा इसको मज़ीद आप फ्राई कर सकते हैं। और यहाँ पे जनाब वक्त हुआ है आपसे इजाज़त लेने का। मिर्ची बहुत तेज़ उड़ रही है, उसकी वजह से। लीजिए जनाब, बारबेक्यू के दूसरे दिन यानी कि बकरीद के दूसरे दिन, बारबेक्यू तो खैर नहीं है लेकिन ये भी काइंड ऑफ बारबेक्यू होता है क्योंकि ग्रिल कहलाता है ये। चाँपें तैयार हैं। इसके साथ ही वक्त हुआ है आपसे इजाज़त लेने का। अपने घर वालों का, दोस्तों का, बुज़ुर्गों का, बच्चों का और बेटियों का बहुत ख्याल रखें और दुआ करते रहें उस खालिक मालिक, उस परवरदिगार से कि ए खालिक, ए मालिक, तेरा बड़ा करम है कि इस साल तूने हमें हज देखना, सुनना और अदा करने की हिम्मत, ताकत और ज़िंदगी अता की। और उससे ज़्यादा तेरा करम है माबूद कि इस साल तूने हमें इतनी हिम्मत और इतनी ताकत दी कि हम कुर्बानी अदा कर सकें और हम तुझे राज़ी कर सकें। ऐ रब, हमसे राज़ी हो जा। हम भीख मांगते हैं तेरी रहमत और तेरे करम की, क्योंकि तू रब है और तू हर एक के सुनता है। तो उस कीड़े की भी सुनता है जो ज़मीन के नीचे रहता है या गंदी नाली में रहता है। ऐ रब, हम तो फिर भी तेरे बंदे हैं और तेरे महबूब के उम्मती हैं। ऐसा हो नहीं सकता कि तू हमारी दुआओं को रद्द कर दे। ऐ रब, हमारे उन गुनाहों को धो दे जिसकी वजह से हमारी दुआएं कबूल नहीं होती। रहम फरमा हम पे, हमारे माँ बाप पे, हमारी औलाद पे और हमारी बेटियों पे, क्योंकि तू रब है और तू ही रहम कर सकता है। अल्लाह हाफिज़ होने के बाद।